हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपका मैथ स्टडी में। तो आज हम आज हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री का आज पहला लेक्चर है आप लोगों के लिए। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे इंडियन हिस्ट्री को और किस तरीके से हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। वो हमारे एक बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़े एग्जाम में आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम लेंगे जिसमें आप जेके एसएसबी की कोई भी एग्जाम को पकड़िए, जब भी हिस्ट्री का पोर्शन आता है तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आज हम इंडियन हिस्ट्री को देखिए, स्ट्रेटेजी अगर यहाँ पे अपना कि किस तरीके से हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जो इंडियन हिस्ट्री अब क्योंकि मैग्नेटिक स्टडी का जो मोटिव है, मैग्नेटिक स्टडी का जो एम है, ये सभी स्टूडेंट्स को साथ लेके चलती है। तो फोकस पर्टिकुलर उन स्टूडेंट्स पे रहता है जिनके पास स्टडी मटेरियल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो हम यूजुअली बेसिक से ही शुरू करते हैं। अगर नए स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो हम उनको बताते हैं कि हम इंडियन हिस्ट्री को कैसे पढ़ने का तरीका जो हम कैसे वो रखेंगे और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये जो इंडियन हिस्ट्री, अगर हमें इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है तो हम इसको यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स में यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वो 3 पार्ट्स क्या है? वो 3 पार्ट्स बनता है यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री। ये बनता है एंशिएंट हिस्ट्री और उसके बाद आ जाता है मिडीवल हिस्ट्री और उसके बाद तीसरा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं 3 पार्ट्स के जरिए फिर हम इसको एक एक पार्ट पिक करके हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो लोकेट करना चाहूंगा, अगर आप जो पेपर उठाओगे, एसएसबी के पेपर जो आप उठाओगे, उस एसएसबी के पेपर्स में आप देखोगे कि मैथ जो है वो इन 2 सेक्शन, इससे भी आपको इस एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन लेस कंटेंट में होते हैं एज कम्पेयर टू दीज टू, यानी कि मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसका मतलब है हम भी यहाँ पे इसी प्लान के साथ आए कि हम पहले उस पोर्शन को हम कवर करें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें ज्यादा से, वरना इम्पोर्टेंट ये भी है पढ़ाई के लिहाज से। जब देखा जाए कोई भी टॉपिक जो है लेस इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो पढ़ना सब है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए और जेके एसएसबी के पेपर्स का पैटर्न देखते हुए हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पहले, और उसके बाद हम आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो हमारा जो प्लान यहाँ पे रहेगा, दैट विल बी initially on the modern and medieval part and thereafter in the next when जब ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम जाएंगे एंशिएंट पोर्शन पे। तो ये था इंडियन हिस्ट्री का। तो अब हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि हम अब पिक करेंगे किसको? मिडीवल को। मैं पहले पिक करता मॉडर्न को ही, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टच है, इन दोनों में भी थोड़ा सा जो है टच बनता है मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न, क्योंकि टच तो कनेक्टेड तो पूरा है, एक ही हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, कनेक्टेड तो रहेंगे ही। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे मिडीवल हिस्ट्री को पहले पिक करेंगे। तो हम पिक करें मिडीवल हिस्ट्री। तो मिडीवल हिस्ट्री को भी हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, ये आसान काम नहीं है इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, ये 10 दिन या 15 दिन में नहीं होगा। अब हम कोशिश करेंगे इसको एज सुन एज पॉसिबल कवर करने की। मिडीवल हिस्ट्री को भी जब आपको पढ़ना होता है, इस मिडीवल हिस्ट्री को भी हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं फिर से 2 पार्ट्स में। जब हम मिडीवल हिस्ट्री की बात करते हैं ना, इसको भी हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में मिडीवल हिस्ट्री में। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? इसमें दिल्ली सल्तनत आती है। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे तो दिल्ली सल्तनत, और यहां से तो आपको आ गया होगा दिमाग में, इस साइड क्या आएगा? इट इज मुगल डायनास्टी। यानी कि अगर मिडीवल हिस्ट्री को पढ़ना है तो मिडीवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप इन 2 मेन टॉपिक्स को कवर करना होगा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 ईडी तक जो है दिल्ली सल्तनत होती है, और उसके बाद जो मुगल रूल शुरू होता है 1526 से लेकर 1717 एडी तक मुगल डायनास्टी। यही पे मुगल डायनास्टी एंड नहीं होती। मुगल डायनास्टी के उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद जो है, उसके बाद उसके सक्सेसर्स होते हैं जो वीक होते हैं, लेकिन मुगल डायनास्टी एग्जैक्टली यहाँ पैर नहीं होती। इसका थोड़ा सा
اور भी है, आपने देखा भी होगा 1857 जो रोल्ड 1857 है, उसमें भी बहादुर शाह वो मुगल डायनास्टी से एक्चुअली बिलोंग करता है। आगे पढ़ेंगे मुगल डायनास्टी के बारे में, पूरा डिस्कस करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। आज जो इंट्रोडक्शन है, कॉपी और पेन साथ साथ, कॉपी और पेन हाथ में रखिए, पॉइंट्स को साथ साथ नोट डाउन कीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है और उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं, लूप होल नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे मुझे एक बात, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी, यहाँ पे अब मैं आपको ध्यान कर दूं कि क्या होता है दिल्ली सल्तनत जो है, ये दिल्ली सल्तनत जो है ये हमें डिटेल पढ़नी है। मुगल डायनास्टी का पूरा जो हमें डिटेल पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़ने हैं 5 डायनास्टीज। दिल्ली सल्तनत में हमें पढ़नी है 5 डायनास्टी, उनमें से बाज़ाता करके एक स्लेव डायनास्टी आती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत को पिक करके मैं उस टाइम बोलूंगा। स्लेव डायनास्टी है, खिलजी डायनास्टी है, तुगलक डायनास्टी है, सईद डायनास्टी है, लोधी डायनास्टी है। तो चलिए, अगर मैं स्लेव को यहाँ पे फिलहाल इरेज करता हूँ, लोधी डायनास्टी जो है वो लास्ट डायनास्टी होती है। लोधी डायनास्टी ये लास्ट डायनास्टी होती है। मैं पॉइंट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट, ताकि जितने पॉइंट्स रिवाइज होते हैं ना, उतना आपके लिए इजी रहता है इन पॉइंट्स को याद रखना। लोधी डायनास्टी के जो आखिरी सुल्तान होते हैं वो होते हैं इब्राहिम लोधी। लोधी डायनास्टी के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। देखिए, लोधी डायनास्टी के एंड होने से ही जो है दिल्ली सल्तनत का पूरा जो ये सिस्टम होता है एंड हो जाता है, और उसके बाद एंट्री होती है मुगल डायनास्टी की, मुगल रूलर की एंट्री हो जाती। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे यूजुअली एंड और नई की एंट्री करना ये तो आसानी से होगी नहीं, कुछ ना कुछ पंगा तो हो जाता है। और वो पंगा क्या है, बाबर होते हैं, मुगल डायनास्टी के बाबर और इब्राहिम लोधी, इन दोनों के बीच जो है बैटल हो जाती है, क्योंकि बाबर को अब आना होता है दिल्ली, रूल करना होता है दिल्ली पे। तो ऐसे ही तो रूल नहीं किया, क्योंकि इब्राहिम लोधी तो ऑलरेडी सुल्तान होते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, एक बैटल हो जाती है, जो कि इंपॉर्टेंट बैटल है। हो सकता है इसमें से भी आपके लिए ऑब्जेक्ट आ जाए। तो इट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये पहली बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में होती है, इब्राहिम लोधी और बाबर। बाबर का नाम सुना होगा ना, मुगल डायनास्टी में मुगल रूलर्स में एक इंपॉर्टेंट नाम है बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। और ये कब हो जाती है, ये 1526 में हो जाती है। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट भी साथ साथ रखिए, 1526। इसमें क्या हो जाता है, बाबर इब्राहिम लोधी को डिफीट कर देता है। बाबर इब्राहिम लोधी को डिफीट करता है, जिसकी सल्तनत एंड हो जाती है, इब्राहिम लोधी की डेथ हो जाती है, दिल्ली सल्तनत एंड होती है। लेकिन इब्राहिम लोधी, यहाँ पे एक और पॉइंट में मेंशन करूंगा, इब्राहिम लोधी वो फर्स्ट सुल्तान बनते हैं। इट इज द फर्स्ट सुल्तान जिसकी डेथ बैटलफील्ड में ही हो जाती है, यानी कि पानीपत के दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान जिसकी मौत जो है बैटलफील्ड, या जो मर जाता है बैटलफील्ड में, वो इब्राहिम लोधी होते हैं। देखिए, आगे से पूरा डिस्कस, आप ये थोड़ा मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से आगे आगे चलेंगे हिस्ट्री के पोर्शन में। लेकिन ये पॉइंट थोड़ा जब कल रिवाइज होगा, तो आपने एक बार सुना होगा तो दूसरी बार सुनोगे तो आराम से आप इसको याद रख सकते हो। अब दिल्ली सल्तनत पे एक्चुअली हमें मेडिवल हिस्ट्री के 2 पोर्शन, तो पॉइंट रहेगा दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को हमें पिक करना है। तो दिल्ली सल्तनत को पिक करने से पहले हमें थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स को टच करना होगा, क्योंकि वो टॉपिक्स दिल्ली सल्तनत में थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो 2 टॉपिक्स क्या है, जो पहला टॉपिक यहाँ पे जो बनता है, दैट इज अराइवल ऑफ अरब। तो चलिए, अब हमें पढ़ना है कि कैसे अरब्स का अराइवल कैसे हुआ इंडिया में। इसको पढ़ने के लिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा बैक सेंचुरी में, 1637 में। देखिए, पूरा पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए। इन 1637 एडी, 1637 एडी से ये शुरुआत हो जाती है। क्या होता है वहां पे, अरब जो है सेंड करते हैं एक्सपीडिशन। ये जो अरब्स है ये सेंड करते हैं एक्सपीडिशंस। कहां सेंड करते हैं एक्सपीडिशंस, टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। शुरुआत यही से होती है। कोस्ट पे इन्होंने एक्सपेडिशन भेजी। अरब के खलीफा जो होते हैं ना, जो सैलान होता है, सैलान का मतलब क्या है, सैलान प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट श्रीलंका है, ठीक है। सैलान के किंग ने क्या भेजे होते हैं, शिप्स भेजे होते हैं।
सैलाम के किंग ने शिप्स भेजे होते हैं किसके लिए, आप मान लीजिए एज ए गिफ्ट फॉर खलीफा खलीफा अरब। ये जो खलीफा अरब जो होता है, इसके इसके खलीफा अरब के खलीफा के लिए श्रीलंका के किंग ने कुछ शिप्स भेजे होते हैं। लेकिन 8th सेंचुरी में क्या होता है, इंशाल्लाह 8th सेंचुरी, अब 8th सेंचुरी में क्या हो जाता है, ये जो शिप्स होते हैं ये सफर कर रहे होते हैं, कहां से, ये भारत के समंदरी रास्ते से अरब जा रहे होते हैं। शिप्स जो है शिप्स ट्रैवल करते हैं, उन्हें जाना होता है अरब। शिप्स को कहाँ जाना होता है, इन्हीं शिप्स को जाना होता है अरब, लेकिन कहां से, भारत के समंदरी रास्ते से। ठीक है, भारत के समुद्री रास्ते से इन्हें अरब जाना होता है। लेकिन इंसिडेंट पेश क्या आ जाता है, ये जो शिप्स होते हैं ना, ये शिप्स जो है दीज आर प्लंडर्ड। ये जो शिप्स है इन्हें क्या किया जाता है, दीज आर प्लंडर्ड बाय पायरेट्स। इसका मतलब क्या है, इनको लूट लिया जाता है, इन शिप्स को लूट लिया जाता है समुद्री लुटेरों के जरिए। और कहाँ लूट लिया जाता है, एक पोर्ट आता है जिसे डेवल पोर्ट कहते हैं, इन्हें डेवल पोर्ट पे लूट लिया जाता है, डेवल पोर्ट बंदरगाह। और ये डेवल पोर्ट कहाँ आता है, ये डेवल पोर्ट होता है सिंध में। कहाँ, सिंध में, ये डेवल पोर्ट होता है सिंध में। सिंध की बात भी करेंगे थोड़ी सी, तो उस पर भी आप बने रहिए, पूरा कनेक्टेड हो। यानी कि पायरेट्स ने प्लंडर किया, पायरेट्स ने लूट लिया शिप्स को, कहाँ पे, डेवल पोर्ट में। डेवल पोर्ट कहाँ आता है, सिंध में। तो इस वक्त जो सिंध होता है, सिंध जो होता है, सिंध को इस वक्त रूल कर रहा होता है हिंदू रूलर, और उसका नाम होता है दाहिर सेन। कनेक्ट कीजिए पूरा। और इस टाइम ये बात होती है सिंध की, लेकिन जो अरब का खलीफा है, अरब का खलीफा जो होता है उसका नाम होता है वालिद। अरब के खलीफे का नाम वालिद होता है। और इसका गवर्नर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है, गवर्नर अल हजाज इब्न यूसुफ। अल हजाज इब्न यूसुफ, ये कौन होता है, ये गवर्नर होता है। ये अल हजाज इब्न यूसुफ जो होता है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है इसके अरब के रूल में। इसका काफी रोल रहता है। इसके ताल्लुकात जो है वालिद के फादर से भी बहुत अच्छे होते हैं, और वालिद से भी इसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं। ये पहले जिस रीजन में खिलाफत होती है, पहले उसकी वेस्टर्न पोर्शन की जो है ये गवर्नर बना दिया जाता है, लेकिन फिर ईस्टर्न हाफ भी इन्हीं को सौंप दिया जाता है। अल हजाज जो है एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है इस दौरान। लेकिन अब क्या होता है, अब मसला हो जाता है, इनके जहाज जो है वो तो लूट लिए गए। लूट कहाँ लिए गए, डेवल पोर्ट में। और डेवल पोर्ट कहाँ आता है, डेवल पोर्ट सिंध में आता है। सिंध के रूलर कौन होते हैं, सिंध के रूलर होते हैं दाहिर सेन। और यहाँ वालिद को छोड़ दिए, अब अल हजाज इब्न यूसुफ पे फोकस कीजिए। अब ओवरऑल जो मसला बनता है वो बनता है इस पे, एक तरफ से है अल हजाज इब्न यूसुफ, अल हजाज बिन यूसुफ, और दूसरी तरफ है दाहिर सेन। ठीक है, क्योंकि जहाज को लूट लिया गया डेवल पोर्ट पे, सिंध में वो आता है। अल हजाज इब्न यूसुफ जो है ये दाहिर सेन से बोलते हैं कि हमें कंपनसेशन चाहिए, हमारे शिप्स लूट लिए गए लेकिन हमें कंपनसेशन चाहिए, और जो लुटेरे हैं उनको भी हमारे हवाले कर दो। ये डिमांड होती है अल हजाज बिन यूसुफ की, अल हजाज इब्न यूसुफ। अब इसकी डिमांड क्या होती है, ये दाहिर सेन से बोलता है कि नहीं हमें कंपनसेशन चाहिए, हमारे शिप जो लूटे। लेकिन दाहिर सेन कंपनसेशन देने से इनकार करता है, इट रिफ्यूजेस। ये बोलता है नहीं, आपके शिप जो है वो हमारे इलाके में नहीं लूट ले गए। और दूसरा जो है, हमने तो थोड़ी लूटे, आप लुटेरों को पकड़िए, उनसे आप बातचीत कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है ये इनकी डिमांड कंपनसेशन होती है और वो उसको रिफ्यूज कर देता है। तो इन दोनों के बीच जो है तनाव आ जाता है। अल हजाज इब्न यूसुफ और दाहिर सेन के बीच जो है, इन दोनों के बीच जब तनाव आ गया, और वो तनाव कैसे आगे बढ़ेगा वो भी हम देखेंगे। तो वो तनाव क्या हो, अब इन दोनों के बीच जो तनाव बढ़ जाता है, तो इसके बाद अल हजाज इब्न यूसुफ जो है 2 एक्सपेडिशन भेजता है।
2 एक्सपेडिशंस ये भेजता है. कहाँ भेजता है? 2 एक्सपेडिशंस भेजता है कि ताकि ये किसको हरा सके, दाहिर सेन को. ठीक है, दाहिर सेन को हराने के लिए 2 एक्सपेडिशन ये भेजता है, लेकिन वो दोनों एक्सपेडिशन जो है वो फेल हो जाती है, यानी कि दाहिर सेन को हराने में ये नाकाम हो जाते हैं. तो अब इसके बाद क्या होता है, तीसरी एक्सपेडिशन अल हज्जाज इब्न यूसुफ के जरिए तीसरी एक्सपेडिशन जो है उसकी तैयारी होती है. ये जो तीसरी एक्सपेडिशन है ये बाज़ाब्ता प्लान एक्सपेडिशन होती है, और इसमें इंट्रोड्यूस करता है अल हज्जाज इब्न यूसुफ किसको, मोहम्मद बिन कासिम को. मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को इंट्रोड्यूस कौन करता है? अल हज्जाज इब्न यूसुफ. और ये मोहम्मद बिन कासिम कौन होता है? ये जो मोहम्मद बिन कासिम होता है इसकी 2 रिलेशन होती है अल हज्जाज इब्न यूसुफ के साथ. एक तो ये इसका होता है नेफ्यू, और दूसरा होता है सन इन लॉ, यानी कि इसके 2 रिलेशन, नेफ्यू भी होता है और प्लस सन इन लॉ भी होता है. ये क्या, ये तीसरी एक्सपेडिशन मोहम्मद बिन कासिम के जरिए तीसरी एक्सपेडिशन भेजी जाती है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम तीसरी एक्सपेडिशन को तीसरी एक्सपेडिशन का हेड होता है इसके अंदर. और इसके अंदर जो है लिखा जाता है कि 10,000 फौजी जो भेजे हो जाते हैं, उसमें जो है 4,000 फौजी जो है वो ऊंटों पे होते हैं सवार, ऊंटों पे सवार होते हैं, और जो है 6,000 फौजी जो है वो पैदल चलते हैं, पैदल सफर करते हैं, पैदल सफर. ओवरऑल मोहम्मद बिन कासिम 10,000 फौजियों को लेके, आप मानिए 30 लाख जो हमला होने दाहिर सेन पे. तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ओवरऑल जो है कामयाबी मिल जाती है मोहम्मद बिन कासिम को. मोहम्मद बिन कासिम जो है ये दाहिर को हरा देता है, दाहिर सेन को हरा दिया जाता है, और दाहिर सेन को किल किया जाता है. कहां पे? किल्ड एट डेबल, यानी कि डेबल में दाहिर सेन को मार दिया जाता है. किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा. और डेबल के बाद ही ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये कॉन्क्योर करता है ब्रह्मनाबाद. ब्रह्मनाबाद के बाद ये मुल्तान जो है कॉन्क्योर करते हैं, और इसके बाद इन्हें कहा जाता है, इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है एज द रूलर ऑफ होल सिंध, रूलर ऑफ होल सिंध. और ये जो तीसरी एक्सपेडिशन या पूरा जो ये सिस्टम चलता है ये 712 में, तीसरी एक्सपेडिशन 712 एडी में होती है, और 712 एडी में ही किसके द्वारा होती है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो तीसरी एक्सपेडिशन होती है. और 712 में जो है दाहिर सेन को किल किया जाता है, और उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं उनको डिक्लेयर किया जाता है एज द रूलर ऑफ होल सिंध. अगर आप सिंध के बारे में जानना चाहते हो तो ये है आपके पास मैप. जिस सिंध की हम बात कर रहे हैं वो सिंध ये है, यहाँ पे लिखा है रेड पोर्शन में. देखिए ये 700 एडी में है, 700 एडी में है, लेकिन 712 में जो है एक्सपेडिशन हो जाती है, और 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सिंध के रूलर डिक्लेयर किए जाते हैं. इस पे स्क्रीनशॉट करके आप जो है प्रेजेंट डे मैप के साथ आप इसको मैच कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि ये जो सिंध उस टाइम का सिंध था आज प्रेजेंट डे में ये कौन कौन से एरिया जो है कवर करता है. इसको स्क्रीनशॉट कीजिए. तो अब क्या वो हो जाता है, 712 की जो एक्सपेडिशन है, 712 के एक्सपेडिशन में मोहम्मद बिन कासिम जो है मोहम्मद रूलर ऑफ सिंध. लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. इसके बाद ब्रिलियंट कैरियर किसका? मोहम्मद बिन कासिम का कम्स टू सैड एंड. इसकी जो एंड हो जाता है वो एक सैड एंड हो जाती है. क्यों सैड एंड हो जाता है? बिकॉज ही वाज पुट टू डेथ बाय खलीफा. मोहम्मद बिन कासिम पुट टू डेथ बाय खलीफा, या कैलिफा बोल सकते हो. इसके पीछे भी थोड़ा सा है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें भी आ सकता है कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो जाती है. अगर आप उस को जानना चाहते हो तो इसकी डेथ, मोहम्मद बिन कासिम की डेथ जो हो जाती है, डेथ मोहम्मद बिन कासिम की, उसके रिलेटेड 2 लेडीज के नाम आ जाते हैं. आप उन लेडीज के नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. और इसके बाद भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में अरब का कैसा रहा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरब इन सिंध, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. एडमिनिस्ट्रेशन
of Arabs, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरब्स इन सिंध। क्या होता है सिंध में, कौन सी चेंजेस आ जाती है सिंध में जब सिंध के अंदर होता है अरब को? तकरीबन जो बोला जाता है, लिखा जाता है, 200 सालों तक जो है अरब के अंदर सिंध रहा है। 200 years जो है सिंध अंडर अरब्स। तो इसमें अब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें क्या चेंज हो जाती है, ये जो एंटायर रीजन होता है इसको डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। दूसरा, इसको डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, और उन डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इक्ताज। नंबर थर्ड पॉइंट, अरब्स फॉलो करते हैं टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। क्या फॉलो करते हैं? टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी, ये फॉलो करते हैं अरब्स। और इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास आ जाता है, पोल टैक्स या जिजिया। पोल टैक्स या जिजिया, तो इसको कौन इंट्रोड्यूस करने वाला होता है? मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पर्सन टू इम्पोज जिजिया इन इंडिया। यानी कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है, इट इज द फर्स्ट पर्सन। मोहम्मद बिन कासिम ही पहला बंदा होता है, पहला फर्स्ट पर्सन होता है जो क्या करता है, जो इम्पोज करता है। क्या इम्पोज करता है? जिजिया। किसमें? जिजिया इन इंडिया। मोहम्मद बिन कासिम पहला पर्सन होता है जो जिजिया को इम्पोज करता है इंडिया में। और जो लोग जिजिया पे करते हैं, ठीक है, दोज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एम्ब्रेसिंग इस्लाम। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एम्ब्रेसिंग इस्लाम, ठीक है, फ्रॉम एम्ब्रेसिंग इस्लाम। और जो लोग जिजिया पे करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है? उन लोगों को बोला जाता है ज़िमीज़। ZIMI ज़िमीज़। तो ये था अरब्स का थोड़ा, अरब्स ने कैसे सिंध पे कंट्रोल किया और अरब्स ने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे थोड़ी सी चेंजेस आई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुर्क कॉन्क्वेस्ट, गजनवीज, महमूद गजनवी और उसके बाद। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा, यहाँ पे एक और पॉइंट में हाईलाइट करने की कोशिश करूंगी, अगर कहीं पे आ जाता है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन बोलिए या अटैक बोलिए, इन्वेजन या अटैक ऑन इंडिया, वो किसने किया था? दैट पर्सन, तब उसका आंसर लिखोगे एज मोहम्मद बिन कासिम। इसने किया था, कब किया था? इन 1712 AD में। और मोहम्मद बिन कासिम ही वो पर्सन थे जिसने इंट्रोड्यूस किया था जिजिया को। चलिए, तो आज के लिए हम यहाँ पे इसको रोक रहे हैं। अगर आपको लेक्चर जो है, आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले लेक्चर्स में हम तुर्क को पिक करेंगे और तुर्क कॉन्क्वेस्ट, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी का जो है वहां पे हम बात करेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद हम एक एक करके कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके डायनास्टी पे जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल रूल। चलिए, मैं आपसे आज यहीं पे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुर्क का कंसेप्ट लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।